हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो जो आज रेलवे एनटीपीसी का जीके का जो हमारा सीरीज जो चल रहा था, जिसमें हम लोग प्रत्येक सेट से एनटीपीसी में आए हुए केवल जीके के सवालों को एक्सट्रैक्ट करके आंसर की से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, ताकि आपको रियल सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसका सामना हो सके और उसके लिए आप प्रिपेयर हो सके। तो आज हमारा यह 5वां वीडियो है। बाकी 4 वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उसे आप जरूर चेक करें अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं ताकि आप लाभान्वित हो सकें। तो यह सवाल आपका कब का है? तो 3 फरवरी 2021 का ये सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए सवालों को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल आपका जो एनटीपीसी का पहला सेट है उस दिन का पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है? सवाल है ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 या कारगिल युद्ध 1999। तो ऑपरेशन विजय का ताल्लुक किससे है यह पूछा गया है। तो ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। उसका जो कोड नेम था उसे कहा जाता है ऑपरेशन विजय। तो अलग अलग युद्धों में अलग अलग ऑपरेशन का नाम कोड नेम दिया जाता है। जैसे आप पोखरण में सुने होंगे स्माइलिंग बुद्धा, तो ऐसा ही आपका यहाँ जो ऑपरेशन विजय है यह कारगिल युद्ध का है। अगला प्रश्न क्वेश्चन जो है ये आज का दूसरा सवाल है, जो कि एग्जाम में आपका तीसरे नंबर पर है। दूसरा सवाल संभवतः कोई दूसरे सब्जेक्ट का रहा होगा तभी है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति यानी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने कब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? यानी एक तरह से यह प्रस्ताव किया कि कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश सेना में सेवा अपना नहीं देगा। कब? नवंबर 1922, अगस्त 1920, अप्रैल 1919 या जुलाई 1921। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या है? वो है आपका जुलाई 1921। तो यह चीज़ क्यों किया गया यह चीज़? क्योंकि आपको पता होगा कि 1914 से 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध चला उसमें से आपका जो तुर्की उस दौरान का वर्तमान में आपका तुर्की का हार हो जाता है और खिलाफत पद को अंग्रेज छीनने का प्रयास करते हैं। और अंग्रेज का दुश्मन हमारे यहाँ भारतीयों के लिए भी होता है। तो भारतीय और इंडियन मुस्लिम मिल के एक आंदोलन चलाते हैं, यानी भारतीय समाज का पूरा और बाकी दुनिया के मुस्लिम भी मिल के खिलाफत आंदोलन। तो भारत में जो खिलाफत कमेटी बनता है वह प्रस्ताव पारित करता है कि कोई भी मुस्लिम वहां भाग ब्रिटिश सेना में नहीं लेगा, यानी उनका मदद नहीं करेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 सवाल कहता है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबा 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। स्टील का जो केबल पुल है, केबल पुल का उद्घाटन किया गया है जो कि 300 मीटर लंबा है। मिजोरम, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो वह राज्य कौन सा है यह पूछा जा रहा है। तो वह राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का एक नदी है सियांग नदी, वहां भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल का उद्घाटन किया गया था जिसकी लंबाई 300 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 6 1586 में द लिटिल बैलेंस यानी ला बैलेंसिटा, यह दूसरा भाषा में है ला बैलेंसिटा, लिटिल बैलेंस अंग्रेजी ट्रांसफॉर्म है। लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी? कैरोलस लिनियस, गैलीलियो गैलीलाई, जेम्स प्रेस्कॉट, आर्किमिडीज। तो उस दौरान में कौन ये किताब को लिखने वाले व्यक्ति हैं? वो है गैलीलियो गैलीलाई, जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। और जड़त्व का नियम का प्रतिपादन भी गैलीलियो गैलीलाई के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यहाँ जो टर्म है वो आप पहले जानें। इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जीएसएलवी क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या होता है बताएं आपको। जैसे मान लिया जाए ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ जो धरती है, धरती से ऊपर सैटेलाइट को ले जाएगा कौन? जबकि यहां जाने के लिए कितना स्पीड का जरूरत होता है? 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसे पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग से जब आप जाइएगा तभी आप नीचे नहीं गिरिएगा। तो उतना वेग से ले जाने के लिए जीएसएलवी यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है उसमें से कोई सैटेलाइट को भेजा जाता है। और जो सैटेलाइट इसके चारों ओर, धरती के चारों ओर 24 घंटा में चक्कर लगाता है उसे हम लोग भू स्थिर संचार उपग्रह का संज्ञा देते हैं। तो कौन सा उपग्रह जो है उसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है और वायुसेना का मदद के लिए है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। वो कौन सा है? वह है आपका GSAT-7A। ये आपका कोड नेम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11
निम्न में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार हेतु कानून का बनाने की घोषणा की है? तो कानून बनाने का घोषणा हुआ है पानी का अधिकार का, ये कौन राज्य में हुआ है? ये उस दौरान का करेंट अफेयर सवाल है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे करेंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। तो यह घोषणा किया गया था मध्य प्रदेश में, पानी का अधिकार मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 8वां सवाल है आज का, जो कि यहाँ 12वां है। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी की बात की गई है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ओरछा जो कस्बा है, जो कि विरासती का कस्बा है, इसे धरोहर स्थल के रूप में अस्थायी वाला में शामिल किया गया है, यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विश्व की एकमात्र मुक्केबाज, किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चैंपियन बनकर इतिहास रचा? यानी 6 बार वर्ल्ड लेवल का चैंपियनशिप मुक्केबाजी में। पिंकी रानी, कविता गोयत, सरजूबाला देवी, मैरी कॉम। तो आपको पता होगा इस पर मूवी भी आपका बना हुआ है प्रियंका चोपड़ा का, तो ये मूवी आपका मैरी कॉम से संबंधित है। यानी मैरी कॉम वह विश्व की एकमात्र महिला मुक्केबाज है जो कि 6 बार चैंपियनशिप जीती है मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न, समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र था, कि संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जेके हिक्की, बीजी तिलक या एनी बेसेंट? तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं। तो सही जवाब है जेके हिक्की। आपको बहुत सारे ऑप्शन में एग्जामिनेशन में जेम्स हिक्की भी आपको मिलेगा, तो ये सवाल आपको जरूर जानना है। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 के दशक में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक जेम्स हिक्की थे। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण यानी सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। तो देखिए ये आपका कोशिका है। कोशिका को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए जो आपका कोशिका के बाहर जो झिल्ली है उसे हम लोग 2 नाम देते हैं। एक नाम हम लोग देते हैं कोशिका झिल्ली और एक नाम दिया जाता है प्लाज्मा झिल्ली। तो जो भी आपका ऑप्शन में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली वही आपका जवाब होना चाहिए। चलिए जब आपका तलाश करते हैं, सही है जवाब आपका प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण है वो आपका कोशिका भित्ति कहलाता है, सेल वॉल जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो जो भारत के 2 प्रकार के तट हैं, ये रहा आपका श्रीलंका, ये रहा आपका गुजरात, और इधर से आप भारत बनेंगे तो 2 प्रकार के तट है, एक है आपका पूर्वी तट और एक है आपका कौन सा तट? तो ये रहा आपका पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में आपका पूछा गया है क्षेत्र, सिंधु घाटी का मैदान वो तो आपका इधर है, ये कहानी खत्म। असम का क्षेत्र वो आपका इधर है, तो ये भी पश्चिमी में नहीं है। कोरोमंडल ये आपका तमिलनाडु में, ये भी नहीं है। मालाबार ये आपका केरल में है, पश्चिमी तट में। यही आपका सही जवाब संभव है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मालाबार क्षेत्र। क्यों है आपको समझ में आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो जो साफ सफाई में सबसे ज्यादा अच्छा होता है उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। तो एशिया का पहला समुद्र तट जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, बागा समुद्र तट, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट या कोलम समुद्र तट? तो इसका सही जवाब आपका है उड़ीसा में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट, जो कि कोणार्क मंदिर से 3-4 किलोमीटर के अंतर में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको चंद्रभागा समुद्र तट जाना हो तो आपको उड़ीसा जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंड, मैनरहेम, रेडक्लिफ या हिंडनबर्ग? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या है? वो आपका है रेडक्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है उसे हम लोग कहते हैं रेडक्लिफ। और डूरंड क्या है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ का है 15वां, निम्न में से कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? यक्षगान, कृष्णाट्टम, माच, तेरुकुथु। तो आपको उस पारंपरिक रंगमंच की पहचान करना है जहां 8 दिनों में 8 अलग अलग नाटक पेश किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? वो है आपका कृष्णाट्टम। और यक्षगान तो आपका कर्नाटक का है। तो आप स्टेट से भी आप कट करके आप ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27,
निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो जो आपके मूल अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में है, तो यहाँ जो आपके 6 अधिकार है, तो 6 अधिकारों में आपका जो समानता का अधिकार है उसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है, किसमें की गई है, आपको बताना है। तो देखिए 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक आज़ादी। 29-30 जो आपका है वो आपका सांस्कृतिक सामाजिक, और उसके बाद जो आपका जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन हो रहा है आपका सही जवाब। समानता का अधिकार था, समानता का अधिकार का सही जवाब आपका 14 से 18, यानी ये आपका पकड़ रहा है। चलिए मिलाते हैं सही जवाब क्या है। तो सही जवाब आपका आर्टिकल 14 है। बाकी आर्टिकल तो डिफरेंट है, आपको पता चल गया कि कौन क्या है। और ऐसे अगर बात करें तो ये आपका सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 19 बोलने यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर 29 और आज का यहाँ है 17वां सवाल। पूर्वोत्तर भारत की निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। लोकटक, पुलिकट, डल या कोलेरू? देखिए यहाँ तो बहुत सारे पूर्वोत्तर भारत में हैं भी नहीं, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। ये जवाब आपका क्या होगा? लोकटक झील। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य में भारत का सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार है? ग्रेफाइट जिससे पेंसिल बनता है, जो कि बिजली का चालक होता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ सबसे अधिक भंडार है वो आपको तलाश करना है। सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भंडार बोला है, उत्पादन नहीं बोला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावासित गोले यानी पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेड यानी धंसे हुए होते हैं। यानी इसने ये कहा कि आपका ये पूरा गोला होगा तो इलेक्ट्रॉन आपका बीच बीच में कहीं कहीं धंसा हुआ होगा, और बाकी जो पार्ट होंगे वो आपका पॉजिटिव होंगे। बाकी पार्ट पॉजिटिव, और ये जो पार्ट है ये सब केवल ये आपका नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होंगे। किसने बोला? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, कैमिलियो गोल्जी या नील्स बोर? तो चलिए सही जवाब की तलाश करते हैं। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और ये है जे थॉमसन जिन्होंने पहला मॉडल पेश किया, जिसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। नैसकॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, नेशनल एफिलिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और उसके बाद नेशनल एजेंसीज ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो सभी मिलते जुलते नाम ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन 3। इसका मतलब यह हुआ कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये हुआ आपका नैसकॉम का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से यानी गलती से या जानबूझ के डेटा का अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को प्रदर्शित करता है? यानी कोई जानबूझ के करे या अनजाने में करे, अगर डाटा को कहीं और अगर अनाधिकृत रूप से अगर पेश कर रहा है या अनाधिकृत संशोधन कर रहा है या नष्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी डाटा, डाटा रेडंडेंसी, डाटा अतिरेक जिसे बोलते हैं, या डाटाबेस? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या है? वो आपका है डाटा सुरक्षा। तो कोई भी व्यक्ति का डाटा जो है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए आप उसमें गैर जरूरी फेरबदल आप नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन तैयार किया है? तो मलेरिया वैक्सीन किसने तैयार किया है पूछा गया है। मर्क किसने तैयार किया है, या फिर GSK, ग्लैक्सो मिथक्लाइन, या फाइजर, या जॉनसन एंड जॉनसन? तो सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब है आपका GSK जिसका पूरा नाम है ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन। तो इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन तैयार किया है, यानी इस टीका को लेने से मलेरिया आपको नहीं होगा। अगला प्रश्न, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन
आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, बी.जी. तिलक या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पुस्तक लिखा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने ही स्थापना किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का 1866 में। अगला प्रश्न, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ और केंद्र सरकार के संबंध में सबसे ज्यादा संवैधानिक शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या नियंत्रक महालेखा परीक्षक? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। खाता से संबंधित, इसका मतलब जो सरकार का बही खाता जो देखता है वो कौन होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक जिसका नाम है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसमें शकुंतला का बेटा कौन था? भरत, विक्रम, प्रद्युमन या अनिरुद्ध? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भरत। तो कालिदास का नाटक जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें शकुंतला का पुत्र का नाम भरत होता है। अगला प्रश्न, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट का उत्पादन, वितरण और विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो ये 2019 का बात है, लेकिन ई सिगरेट में पहल सबसे पहले कौन किया है? ये सवाल आपसे पूछ सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो ई सिगरेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, चार्जिंग वाला, तो उसका सारा कुछ बैन करने का श्रेय किस राज्य को जाता है? तो राज्य आपका राजस्थान है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन यानी आग जलाने में, श्वसन यानी ऊर्जा उत्पादन करने में और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने में, तीनों प्रक्रिया में करते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो इसका सही जवाब आप उम्मीद है गेस कर लिए होंगे, ये जवाब आपका है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इसका उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग दहन में भी होता है, ऑक्सीजन का उपयोग प्राणवायु या श्वसन में भी होता है और ऑक्सीजन का उपयोग नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने में भी होता है। नाइट्रोजन के इतने प्रकार के ऑक्साइड आपका बनते हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54 या इसका है आपका 28वां सवाल 38 क्वेश्चन में से। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस जगह में है? पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई? तो महाराष्ट्र में है, इतना तो पता है सबको, लेकिन ये चारों शहर आपका महाराष्ट्र में है। तो कौन से जगह में है अजंता की गुफाएं? तो ये आपका सही जवाब आपका है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो ऐसा है कि नरम दल, गरम दल आपको पता होगा, और गरम दल में 3 नेता आते थे, एक लाल, एक पाल और एक बाल। तो लाल में लाला लाजपत राय, पाल में बिपिन चंद्र पाल और बाल में बाल गंगाधर तिलक। तो नाम को आप तो समझ में आ गया होगा कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक चरमपंथी या गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न, खाली जगह वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। यानी तो उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? तो जिसका उपयोग गणितीय रूप में किया जाता है, ईडीपी, कोबोल, आरएफआईडी या फोर्ट्रन। तो इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका फोर्ट्रन है, और ये फोर्ट्रन का पूरा नाम होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो याद रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन नामक पूरा नाम वाले इस हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही ताल्लुक है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तो मध्य प्रदेश क्या? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? तो इसका सही जवाब उम्मीद है आपको जरूर पता होगा। सही जवाब भोपाल है। क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो मध्य प्रदेश की कहां? तो भोपाल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है? बहुमुखी मतलब इसमें बहुत प्रतिभा है। कैसा प्रतिभा? चलिए आगे देखते हैं। जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीजों का आधार बनता है। कार्बन, एंटीमनी, बेरियम या क्यूरियम? तो चलिए सही जवाब की ओर हम लोग चलते हैं। तो सही जवाब जो इसका जो हो जाएगा वो आपका क्या है?
तो सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन। तो कार्बन एक बहुमुखी तत्व है जिसके बहुत सारे यौगिक हैं सजीवों और निर्जीवों में। क्यों, उसका कारण आपको बताएं। कार्बन जिसके परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 2 और 4 है। अब देखिए, अगर किसी तत्व में आपका 2 और 7 है तो ये तो आपका 1 ले लेगा, और अगर किसी का 2 और 1 है तो ये तो आपका 1 किसी को देगा। लेकिन ये 4 वाले भाई साहब हैं, ये साझेदारी करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, और इसीलिए इनका जो यौगिक है ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, ये कार्बन कार्बन के बीच भी बंधन बना सकते हैं और श्रृंखला बना सकते हैं। इस गुण को कैटेनेशन बोलते हैं। यह गुण और इनका जो चतुःसंयोजकता वाली गुण है, इन दोनों गुणों के कारण इनका प्रतिभा बहुमुखी है, और यह इनका यौगिक की संख्या हमारे वातावरण में विशाल रूप में दिखाई देती है। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से संचालित होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया से, वह सबसे ज़्यादा किस देश में है? भारत, चीन, यूनाइटेड स्टेट या फ्रांस? तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, यानी यूएसए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं, यानी वर्किंग में है। अगला प्रश्न, 2 दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? तो यह सवाल स्टैटिक बन जाता है क्योंकि डिकेड का बात किया गया है, यानी 2010 से लेके 2020 तक का मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या डेविड वार्नर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका है विराट कोहली। इसीलिए ये सवाल आपको जानना चाहिए, 2025 में भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष कितना दिया जाता है? 8,000, 5,000, 6,000 या 4,000? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है 6,000। और ये 6,000 3 किस्त में दिया जाता है, 2-2 हज़ार के फेज में। तो 2-2 हज़ार करके 3 बार दिया जाता है वैसे किसान जिनका जमीन 2 हेक्टेयर से कम है और जो PM किसान सम्मान निधि योजना में जो रजिस्टर्ड हैं। अगला प्रश्न, भारी जल का नामकरण का आधार क्या है? यानी भारी जल का नाम भारी जल क्यों है? आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, इसका घनत्व सामान्य जल से 3 गुना है, यह प्रोटियम का स्थान पर ड्यूटेरियम बनता है और यह हाइड्रोजन से अधिक भारी समस्थानिक है, इसका उपयोग भारी उद्योग में होता है, कि इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है इसलिए। तो क्या कारण से कहा गया? तो जवाब आपको दिख गया होगा इसी चारों में से, वो आपका कौन सा है? वो आपका देखिए कहता है प्रोटियम का स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग है। प्रोटियम ड्यूटेरियम क्या है ये चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये H11 और उसके बाद H12 और H13। तो देखिए ये आपका ज़्यादा भारी है, तो ज़्यादा भारी वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, तो D2O इसी से आपका भारी जल बनता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 में प्रोटियम का स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग होता है और हाइड्रोजन से ज़्यादा भारी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो पहले गवर्नर तो ओसबॉर्न थे, लेकिन यहाँ भारतीय गवर्नर में पहला पूछा गया है रघुराम राजन, CD देशमुख, मनमोहन सिंह या IG पटेल? तो इसका सही जवाब क्या होगा चलिए देखते हैं। तो सही जवाब जो इसका है वो आपको दिख गया होगा CD देशमुख, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, अच्छा तो हमारा आज का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37 में ही हमारा कहानी खत्म है। तो इस तरह से हमारा ये 37 क्वेश्चन का सीरीज हमारा खत्म हुआ, जिसमें हम लोग NTPC के सवालों को कवर किए। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग उसका अगला सेट हम लोग करेंगे। तो आज हमारा ये शायद 5वां सेट या 6ठा सेट जो भी रहा हो, इसका अगला सेट हम लोग देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को बाकी लोगों तक शेयर जरूर करें, और एक लाइक तो बनता है, इतने मेहनत करने के बाद लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन बनता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।